दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम जानेंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर साइंस का। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा अपना स्कोर कितना आया जो। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में समतल और डी में ए और बी दोनों। यानी 1 का राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। यानी सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किसका बना होता है, उत्तल के, अवतल दर्पण के, कि समतल दर्पण के, कि दोनों के, या उत्तल अवतल दोनों के। तो देखिए, सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। यानी पहला का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए कि जिन वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होगा तो उसे कोजे कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि जब कोई बीम यानी वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए, यानी 3 का अगर राइट आंसर होगा तो फोकस पर। देखिए, कोई भी लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर, समझ गए। लेकिन अगर जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इसको आप याद रखिएगा, समझ गए। और जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। और देखिए, जब वस्तु वक्ता केंद्र और एफ के बीच, यानी कहे के मतलब कि सी और एफ के बीच रहेगा, जब कोई वस्तु सी और एफ के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, समझ गए। और सीधा उल्टी कर दीजिए, जब वस्तु सी और एफ के बीच तब प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच। लेकिन जब वस्तु सी और अनंत के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। यानी कहे का मतलब जब सी और एफ के बीच रहेगा तब प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच, और जब सी और अनंत के बीच रहेगा तो सी और एफ के बीच बनेगा। एकदम याद रखिएगा, समझ गए। तो प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि एक लेंस की क्षमता +10 डायोप्टर है तो उसका नाम या अंतर क्या होगा। समझिए नहीं, यानी उसका दूरी क्या होगा, समझ गए। फोकस दूरी निकाले कहता है, नाम या अंतर माने। तो यानी 4 का राइट आंसर बताइएगा आप। देखिए, फोकस दूरी कितना निकालना है जिसको देखिए, एफ बराबर होता है, फार्मूला है वो, याद रखिएगा। ऐसे तो एक फार्मूला होता है क्षमता बराबर पी बराबर, अगर आपको दूरी, फोकस दूरी अगर मीटर में दे ले रहेगा, देखिए P बराबर 1/F, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/F रहेगा, समझ गए। तो लेकिन यहाँ कुछ कहता है प्रश्न नंबर 4 क्षमते दिले है, कुछ दिले है, क्षमता दिले है, समझ गए। तो अब यहाँ देखिए, यानी F बराबर P बराबर 1/F होता है। तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो F बराबर हो जाएगा 1/P, यानी F बराबर 1/P हो जाएगा, समझ गए। अब बताइए, तो हो जाएगा 1/10। तो जब आप भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 0.1 मीटर, समझ गए। यानी आप ये फार्मूला याद रखिएगा, F बराबर 1/P, यानी P यानी क्षमता कितना दिला है 10, यानी 1/10। और जब 10 यहाँ 1 जीरो है तो 1 लिख करके 1 अंक के बाद 10 उठा दीजिए, ये 0.1 मीटर हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा डी, यानी इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न नंबर 5, एक एंगास्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर, 10 के पावर -11 मीटर, 10 के पावर -6 मीटर। देखिए, तो एक एंगास्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, इसको याद रखिएगा। यानी एक एंगास्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। बिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, सिलेंडरी लेंस। देखिए, ओरे बोलता है सिलेंडरी लेंस या उसको बोलते हैं बेलनाकार लेंस, समझ गए।
अभिमुखता दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस या सिलेंडरी लेंस उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है 5 ओम, 10 ओम और 3 ओम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम किया जाता है तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? बताइए आप इसको कैसे बनाइएगा। देखिए पार्श्व क्रम के मतलब होता है O1 बटा RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ गए? तो 1/5 प्लस 1/10 और प्लस 1/30। अब यहाँ लघुत्तम लीजिएगा तो लघुत्तम हो जाएगा 30, यानी श्रेणी क्रम उसको बोलेंगे। तो 5 6 का 30, 10 तिहाई 30 और 30 का 30। समझ गए? तो ये जा करके हो जाएगा, सॉरी पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम होता है। समझ गए ना? तब हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 10, 10/30, यानी 1/RP बराबर हो जाएगा 10/30। अब 10 तिहाई 30। समझ गए? तो तिरछा तिरछे गुना करें, यानी आ जाएगा 1/RP बराबर कितना आ जाएगा 1/3। तो तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा तो RP बराबर हो जाएगा 3। समझ गए? और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ओम। समझ गए? यानी 5 ओम, 10 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम, पार्श्व का मतलब होता है समानांतर, पार्श्व के मतलब कुछ होता है समानांतर। और समानांतर क्रम समूहन का फार्मूला होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और श्रेणी क्रम के होता है RS बराबर, यानी सीरीज में RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए? श्रेणी क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम अगर कहेगा इसको कहेगा तो देखिए 5 प्लस 10 और प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 45 ओम। इस श्रेणी क्रम में कहा था तब कितना होता 45 ओम, लेकिन अगर समानांतर क्रम में कहा था कितना आया 3 ओम आया। चलिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में है 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। देखिए धारा का मान पूछता है, यहाँ पर ही देखिए 10 दशमलव कितना है 5 ओम, यहाँ पर 1.5 ओम धारा आई का मान। अब बताइए आई बराबर फार्मूला क्या होता है? बताइए आई बराबर फार्मूला लगाइए, यानी विद्युत धारा का मान पूछता है। यह तो याद रखिएगा V बराबर IR, इसको V बराबर IR ओम के नियम से निकाले थे ना। V बराबर कुछ होता है IR। अब बताइए तो I बराबर कुछ हो जाएगा V बटा R, यानी I बराबर हो जाएगा V और बटा में R। समझ गए हैं? अब बताइए तो यानी R को आप जोड़िए 10.5 और 1.5 तो कितना हो जाएगा 10.5 और 1.5। इसको जोड़िएगा तो 5 अपन 10 के शून्य हाथ में डाले 1, 10 1 11 1 12.0, यानी हो जाएगा 12। कुछ हो जाएगा R बराबर 12। और यहाँ कितना दिला है 6 वोल्ट, तो 6/12, 6 दूनी के 12, यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। समझ गए? यानी आई बराबर V बटा R। अब V के मान कितना दिला है 6 वोल्ट, तो 6 ऊपर लिखें और देखिए 10.5 और 1.5 तो कितना हो जाएगा 12, 6/12, तो 6 दूनी के 12, 1/2 के मतलब 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मतलब कुछ होता है एम्पियर। समझ गए? यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कैसे बना जाए समझ गए ना? 10.5 और 1.5 को जोड़ दिए तो कितना आएगा 12। समझ गए? यहाँ पर कितना है 6। अब बताइए तो आई बराबर होता है V बटा और 6 दूनी के 12, 1/2 यानी 0.5। समझ गए ना? चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? देखिए चालक जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। समझ गए? और जिसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। एवं चालक कौन है? बताइए कि किससे धारा प्रवाहित करेंगे? देखिए तो कांच से तो होएगा नहीं, बताइए। यानी 9 का राइट आंसर आप बताइए।
कांच से नहीं होगा, चीनी मिट्टी से भी नहीं होगा, आवरक से भी नहीं होगा, यानी कुछ हो जाएगा। राइट आंसर एल्यूमिनियम। चलिए प्रश्न नंबर 10 कहता है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए जब एक तार को खींचिएगा, लंबाई को दुगना करिएगा ना, तब प्रतिरोध भी कुछ हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। विद्युत मोटर की दिशा किस पर आधारित होती है, बताइए। विद्युत मोटर की दिशा किस पर आधारित होती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक पर, विद्युत धारा के प्रभाव पर, या आर्मेचर के घूर्णन पर, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए 11 का अगर राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर के घूर्णन पर विद्युत मोटर की दिशा आधारित होता है। विद्युत मोटर की दिशा आधारित होती है आर्मेचर के घूर्णन पर। चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, बताइए। आवर्त कितना होता है, अब वर्ग कितना होता है, बताइए आप लोग। देखिए अगर आवर्त पूछेगा तो 7, अब वर्ग पूछेगा तो 18, याद रखिएगा। आवर्त 18, आवर्त 7, अब वर्ग 18, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाली ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। अब बताइए किसका उपयोग नहीं करिएगा आप खाना बनाने में? तो CNG होता है ना, जिसमें गाड़ी चलता है, इसको खाना नहीं बनाया जाता है। जिसमें जितना भी टेम्पो वगैरह चलता था वो CNG से चलता है, समझ गए हैं? तो इसे खाना नहीं बन सकता है। लेकिन देखिए LPG खाना बनाएंगे, बायोगैस भी खाना बनाएंगे, कोयला से भी खाना बनेगा, लेकिन CNG से नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर CNG होगा। अब देखिए प्रश्न आ गया 14 नंबर। 14 नंबर कौन सी कह रहा है? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होगा, यानी F बराबर आई बताएं। F बराबर 1/P, F बराबर 1/P, 1/2। अब बताइए तो इसको आप भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए। तो याद लगा दीजिए 100/2, तो 2 से काट दीजिए 50 मानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही फार्मूला होता है। F बराबर 100 में P। अब देखिए 100 अब P के मान कितना दिला है, 2 दिला है, तो 2 से 50 मरतबे काट जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर कुछ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी आप याद रखिएगा फार्मूला, F बराबर अगर यहाँ क्षमता दिले रहेगा ना तो 100 अब बट्टा में कुछ ही लगाइएगा P, अब P के मान 2 दिले है ना जी, तो 2 रखिए, 2 से काट दीजिए 50 मरतबे। अन्यथा ऐसे ही बना सकते हैं, F बराबर 1/P, 1 अब बट्टा में 2, तो भागा दीजिएगा तो 0.5 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करिएगा तो 0.5, अब बट्टा में 10, अब गुना कितना 100, तो ये 10 को 100 10 5 50 फिर आ जाएगा, क्या समझें। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है अभी बताएं? 10 के पावर -10 मीटर होता है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होना चाहिए कितना? पवन विद्युत जनित्र में देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। निम्न में से किस अणु में द्विबंधन नहीं होता है? O2, CO2, C2H4, NH4। देखिए 17 का अगर राइट आंसर हो जाएगा तो NH4 में द्विबंधन नहीं होता है, इसमें भी द्विबंधन होता है, CO2 में द्विबंधन है, C2H4 में द्विबंधन, लेकिन NH4 में नहीं होगा। प्रश्न नंबर 18। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना होता है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना होता है? देखिए ओजोन के 18 का अगर राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना होता है? 3। प्रश्न नंबर 19। रासायनिक समीकरण SnCl2 + Cl2, तो SnCl2 Cl4 SnCl4 में SnCl2 कुछ है ऑक्सीकारक है कि Cl2 ऑक्सीकारक है कि Cl2 अवकारक है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए Cl2 जो है ना ऑक्सीकारक होगा, Cl2 कुछ हो जाएगा ऑक्सीकारक। प्रश्न नंबर 20। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, बताइए किस पर पड़ता है? 20 का राइट आंसर बताइए आप। देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनता है तो आँख के रेटिना पर बनता है, कुछ बनता है रेटिना। अब कैसा बनता है? तब उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। चलिए प्रश्न नंबर 21।
प्रश्न नंबर 21 का आता है पोटास एलम होता है एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, एक द्वि लवण। बताइए आप 21 का क्या होगा। देखिए यानी पोटास एलम जो होता है एक द्विक लवण होता है, एक द्विक लवण होता है, समझ गए। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCO। यानी 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंध मैंने जिससे गंध नहीं देता है। वैनिला, प्याज, लौंग का तेल की शकरकंद। देखिए शकरकंद में कोई अति नहीं गंधीय सूचक है, लेकिन लौंग देखिए अगर लौंग रहता है तो उसको सूंघिएगा ना तो उसको मैंने अलग तरह से उसको देखा। प्याज देखिएगा आपको लोर भी आ जाता है अगर काटिएगा तो, यानी आंसू आ जाता है। वैनिला से भी सुगंध है, लेकिन शकरकंद में कोई सुगंध नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 24 लोहा की परमाणु संख्या, कल भी बताए थे, कल भी सेट में आया था कि लोहा के परमाणु संख्या कितना होता है। बताइए आप 24 का राइट आंसर, समझ गए। यानी देखिए लोहा के अगर संकेत के बाद किया जाए तो ये Fe होता है और उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। प्रश्न नंबर 25 निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए 25 का राइट आंसर फ्लोरीन होगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो फ्लोरीन होगा, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? ऑक्सीजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप। वर्ग समूह 17 के तत्व क्या कहलाता है? हाइड्रोजन ग्रुप। प्रश्न नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। देखिए पेट्रोल का जलना है ना एक दहन प्रक्रिया है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 सिलिका धातु है कि धातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? तो सिलिका जो है ना उप धातु आता है। सिलिका, सिलिकॉन ये सब कुछ ही है उपधातु। जर्मेनियम, देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, समझ गए। सिलिका, जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सब कुछ आता है उप धातु में आता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार की संख्या कितना होता है? क्षैतिज कतार बताइए 29 का राइट आंसर। क्षैतिज कतार में 7 होता है और उदार्ग कतार में 18। याद रखिएगा उदार्ग पूछेगा 18, क्षैतिज पूछेगा 7, क्षैतिज पूछेगा 7, उदार्ग पूछेगा 18। प्रश्न नंबर 30 OH का क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो OH का क्रियाशील है अल्कोहल। ये 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एल्डिहाइड श्रेणी का समान सूत्र है CnH2n+1 CHO, CnH2n+1 COOH, CnH2n+1 OH की उपयुक्त सभी, यानी 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्डिहाइड श्रेणी का समान सूत्र होता है CnH2n+1 CHO। समझ गए। क्रियाशील मूलक होता है CHO, क्रियाशील मूलक CHO होता है और OH का क्रियाशील हो जाएगा अल्कोहल। समझ गए। चलिए प्रश्न नंबर 32 मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। ये बोलता है तंत्रिका तंत्र। समझ गए। और नेफ्रॉन जो होता है इसको बोलता है डायलिसिस थैली। याद रखिएगा नेफ्रॉन डायलिसिस थैली है और न्यूरॉन जो है ये बोलता है तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? अब बताइए किसका सफेदी दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaOH। ये चूना पत्थर बोलता है। समझ गए। CaOH को होल 2 को जो बोलता है चूना पत्थर। इसको देखिए समीकरण, समझ गए, इससे बनेगा ये Ca+H2O से। समझ गए। चलिए प्रश्न नंबर 34 वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? तो 0.03% है। प्रश्न नंबर 35 चलिए
तो प्रश्न नंबर 35 कहता है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, कनेर, पीपल, चीड़। बताइए रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तब 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीड़ का। यानी रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का। प्रश्न नंबर 36, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। प्रश्न नंबर 37 की ओर चलते हैं। वसा का दहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? अमाशय, यकृत, लसिका की अस्थि। देखिए लसिका से वसा का दहन होता है, वहन होता है, समझ गए? किसका से? लसिका से। प्रश्न नंबर 38, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बताइए आप, ये पढ़ाया हुआ है, बताइए आप किसको क्या होगा राइट आंसर जी। 38 का राइट आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। देखिए कवक जो है ना ये मृत जीवी पोषण है, कुछ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मृत जीवी। प्रश्न नंबर 39, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम झिल्ली है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली है। देखिए कोशिका झिल्ली जो है ना ये मानव में ही पाया जाता है और पादप में ही पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप में सबसे ज्यादा होता है, बड़ा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 कहता है एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है, कौन? एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है। जिबरेलिन, ऑक्सीजन, ABA, एथिलीन। देखिए तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जो पादप हार्मोन में जो है वृद्धि का घटक कौन है? तो ऑक्सीजन। समझ गए? प्रश्न नंबर 41, न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? डेंड्राइट, माइथिलिन शीत, लवक, एक्सोन। 41 का राइट आंसर हो जाएगा माइसिलिन शीत, माइलिन शीत। इन 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, निम्न में कौन बाह्य निषेचन करता है? बताइए। मेढक, गाय, कुत्ता, मनुष्य। यानी 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेढक जो है बाह्य निषेचन करता है। प्रश्न नंबर 43, एड्स किसके कारण होता है? मेढक कौन निषेचन करता है? याद रखिएगा मेढक बाह्य निषेचन करता है। समझ गए हैं? बाकी सब अंतः निषेचन है, कुत्ता, गाय, मनुष्य ये सब कुछ है अंतः निषेचन है, मेढक बाह्य निषेचन है। एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से सभी। बताइए एड्स किसके कारण होता है? VVI प्रश्न है। 43 का राइट आंसर बताइए। देखिए ये जो है ना विषाणु यानी वायरस की, चाहे विषाणु देगा या वायरस देगा, समझ गए ना? तो आप विषाणु देगा तो विषाणु मारिएगा, वायरस देगा तो वायरस मारिएगा, समझ गए? यानी एड्स जो है ना विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण। याद हुआ? एड्स किस कारण फैलता है? विषाणु के कारण। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 का कहता है कि स्त्रियों में कौन सा लिंग? देखिए स्त्री में XX पाया जाता है, कुछ XX, और पुरुष में XY पाया जाता है। अगर पूछेगा पुरुष में कौन सा गुण सूत्र पाया जाता है, और ये बोलता है क्रोमोसोम, और ये बोलता है गुण सूत्र, तो स्त्रियों में कौन सा लिंग गुण सूत्र पाया जाता है? तो स्त्री में XX और पुरुष में XY। देखिए जब X और X, पुरुष का X और स्त्री का X मिलेगा तो लड़की पैदा होगा, और जब पुरुष का X, पुरुष का Y और XY दोनों जुटता है, फीमेल का X और पुरुष का Y अगर जुटेगा तो कुछ ही पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, याद रखिएगा। यानी 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 45, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। याद हुआ? C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। प्रश्न नंबर 46, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। तो देखिए 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन। हम अभी बताए हैं कि नेफ्रॉन जो है ये कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन वृक्क में पाया जाता है। और न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है, इसके बोलता है तंत्रिका तंत्र, समझ गए? और नेफ्रॉन कहाँ जाता है? वृक्क। वृक्क को ही क्या कहते हैं? सॉरी, नेफ्रॉन को ही कुछ कहते हैं वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, VVI है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, समझ गए? चलिए प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क कि अनुमस्तिष्क कि इनमें से सभी? देखिए अनुमस्तिष्क जो है ना,
अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का ही जो है ना शरीर की स्थिति का संतुलन बनाता है। अनुरक्षण के मतलब होता है देखभाल, याद रखिएगा। अनुरक्षण के मतलब होता है देखभाल, अनुरक्षण का मतलब होता है देखभाल, क्या होता है देखभाल, समझ गए। अब बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में कि सभी में? 48 का राइट आंसर बताइए। देखिए शुक्राणु बनता है वृषण में, कहाँ बनता है? वृषण में, समझ गए। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, याद हुआ, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। प्रश्न नंबर 49, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम निम्न में से कौन सा है? देखिए 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -v/u। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, एम बराबर -v/u। अब देखिए अगर पूछ देगा ना कि निम्नलिखित में से किसका ए सही मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक, आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 का गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, वही प्रश्न को रिपीट कर दिया है। तो 50 का राइट आंसर कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ कहा गोलीय दर्पण, अगर दर्पण कहेगा तब माइनस लगाइएगा, याद रखिएगा। अगर गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन तब -v/u, लेकिन अगर लेंस कहेगा तब v/+ में, याद रखिएगा। अगर गोलीय दर्पण तब -v/u, लेकिन गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहेगा तब कुछ हो जाएगा v/u। प्रश्न नंबर 51, याद रखिएगा जरूर इसको। दर्पण कहेगा माइनस में, लेंस कहेगा प्लस में, दर्पण कहेगा माइनस में और लेंस कहेगा तब प्लस में। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? बताइए। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो देखिए 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कुछ होता है, बड़ा होता है। आगे प्रश्न नंबर 52, नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? नेत्र लेंस अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, ये दोनों के इनमें से कोई नहीं। बताइए। नेत्र लेंस उत्तल लेंस है, समझ गए ना। 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 5.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। बताइए। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 कहता है तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रवर्तन। तारों का टिमटिमाना, बताइए 54 का राइट आंसर। देखिए तारा टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न नंबर 55, इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार की घटनाओं का परिणाम है? इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार का हो जाएगा? देखिए इंद्रधनुष का बनना अपवर्तन के भी होगा, परिवर्तन का भी होगा और वर्ण विक्षेपण का भी होगा, यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। समझ गए। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 कहता है कांच के प्रिज में कितने पृष्ठ होते हैं? कांच के प्रिज में कितने पृष्ठ होते हैं? 4, 5, 6, 7। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कांच के प्रिज में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 होगा। कांच के प्रिज में 5 सतह होता है, सतह या पृष्ठ पूछता है। अब बताइए विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, कुछ हो जाएगा वोल्ट, यानी 57 का राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, याद रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अगर पूछ देगा आई बराबर, देखिए फार्मूला बताते हैं। Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT, याद रखिएगा। Q बराबर कुछ होता है IT, यानी विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। इस फार्मूला को भी आप याद रखिएगा। I बराबर पूछेगा तो विद्युत आवेश बटा समय, यानी Q/T। प्रश्न नंबर 59,
प्रश्न नंबर 59 कहता है विद्युत आवेश का यह सही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का यह सही मात्रक वोल्ट, एम्पियर, कूलाम, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश का यह सही मात्रक कुछ होता है कूलाम। प्रश्न नंबर 60 प्रतिरोध का यह सही मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण, विकृति गंधता या संलेपन या संलेपन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो ये तो संक्षारण कहलाएगा। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण। प्रश्न नंबर 62 निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? H2CO, H2S, O2। तो देखिए 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण कौन हो जाएगा? O2। प्रश्न नंबर 63 मोमबत्ती का जलना कौन सा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, अवस्था परिवर्तन है कि प्राकृतिक प्रक्रिया है? देखिए 63 का अगर बात किया जाए तो देखिए अवस्था तो बदलेगा नहीं, अवस्था परिवर्तन होगा नहीं, प्राकृतिक प्रक्रिया थोड़ी होगा। ये छठेंगे यानी रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए प्रश्न नंबर 64 की ओर चलते हैं। अब बताइए प्रश्न नंबर 64 कहता है कि 2G, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखिए आप 2AgBr सूर्य का प्रकाश। अब यहाँ कुछ है 2Ag प्लस Br2। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? वियोजन, संयोजन, ऊष्मा शोषी की ए एवं सी? आप बताइए 64 का राइट आंसर क्या होगा? समझ गए? कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। तो देखिए ये जो होगा ना, ये वियोजन अभिक्रिया भी होगा और संयोजन अभिक्रिया भी होगा। समझ गए? यानी ए एवं सी। यूरे बोलता है वियोजन, संयोजन भी होगा, इसमें कंफ्यूज है। 2AgBr, 2Ag प्लस Br2 नहीं, ये होना चाहिए वियोजन, संयोजन नहीं होगा। ये होना चाहिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। समझ गए हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी 64 का राइट आंसर ये मारिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भी आई है। शरीर में भोजन का पचना अभिकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, वैद्युत अपघटन है। तो देखिए शरीर में भोजन का पचना न वैद्युत अपघटन होगा, न उदासीनीकरण होगा, न ऑक्सीकरण होगा। तो ये होगा तो कुछ होगा अपकरण होगा। समझ गए? नहीं, अपकरण नहीं होगा जी, ऑक्सीकरण होगा। कुछ हो जाएगा ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद रखिएगा। शरीर में भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 66 धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं भस्म, लवण, अम्ल, अधातु। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भस्म। अब देखिए लिटमस पेपर इनमें से प्राप्त होती है? थैलोफाइटा से, लीचेन से, ब्रायोफाइटा से कि ए एवं बी दोनों से? तो 67 का राइट आंसर थैलोफाइटा भी होगा और लीचेन भी होगा, यानी डी हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 68 संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। ये बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बोलता है खड़िया, ये बोलता है कुछ ही और कुछ बोलता है चूना पत्थर, ये बोलता है संगमरमर खड़िया, इसको बोलता है। NaOH है, NaOH कुछ ही है, अम्ल है, भस्म है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। देखिए 69 का राइट आंसर भस्म हो जाएगा। समझ गए? यानी NaOH क्या है? भस्म है। समझ गए? 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 अम्लीय वर्षा में वर्षा का जल का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा में वर्षा का जल का pH मान 7.2, 5.6 से कम, लगभग 8 कि 14? यानी 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ 7 है तो 7 उदासीन होता है, 7 से अधिक हो जाएगा तो भस्मीय। समझ गए? यहाँ कह दिया है अम्लीय, 7 से कम यानी 7 से आ रहा इधर था, आ से आ रहा तो आ से अम्लीय। समझ गए? तो 7.2 तो उधर हो जाएगा, 7 से इधर तो ना होगा। 8 देखिए इधर हो जाएगा, नहीं होगा।
14 इधर हो जाएगा, नहीं होगा, यानी 5.6 से कम, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समझ गए, मतलब ये वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कैसा होता है? लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, कि सिरका में पाया जाता है, कि एसिटिक एसिड में? आप बताइए। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। समझ गए। इमली में टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। समझ गए। चलिए इसको याद रखिएगा, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टाइटेरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। चलिए प्रश्न नंबर 72, मानव शरीर का शारीरिक तापमान कितना होता है? 42 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस कि 35 डिग्री सेल्सियस? देखिए 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए कोई बुखार आता नहीं कहता 37 डिग्री है, तो 37 है तक कोई दिक्कत नहीं होता है, मिनिमम होना चाहिए इतना। चलिए प्रश्न नंबर 73, कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? बताइए। फेफड़ा, अग्नाशय, वृक्क, त्वचा। अब 73 का राइट आंसर देखिए, इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए फेफड़ा ये सब उत्सर्जन से होगा, त्वचा, वृक्क ये सब उत्सर्जन से संबंधित है, लेकिन अग्नाशय उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। अब बताइए पीत रस से कौन सा रस स्रावित होता है? पीत रस से लार ग्रंथि से, पीत रस स्रावित होता है लार ग्रंथि से, आंतों की ग्रंथियों से, पेट से, कि लीवर से? देखिए तो लीवर से, यानी ओरे बोलता है यकृत, कोची बोलता है यकृत। पूछेगा यकृत या लीवर से कौन सा रस स्रावित होता है? तो पीत रस स्रावित होता है। समझ गए। यकृत या लीवर से पीत रस स्रावित होता है, यकृत या लीवर से पीत रस स्रावित होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 कहता है पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग होता है? पाचन तंत्र होता है अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय कि यकृत? यानी 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यकृत। पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग होता है यकृत। समान अवस्था में रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 120/80। समझ गए। चलिए प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? कोई एंजाइम नहीं होता है, बताइए। पीत रस, अमाशय रस, लार, अग्नाशय रस। यानी 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीत रस। किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? पीत रस में। प्रश्न नंबर 78, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी बनाया, इनमें से सभी स्वयं पोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर 79, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? देखिए ग्लूकोज का पहले आप सूत्र जानिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। अब इसमें से 3 प्रश्न बनेगा आपको। ग्लूकोज में पूछा कितना कार्बन होता है? तो 6। ग्लूकोज में कितना हाइड्रोजन होता है? तो 12। ग्लूकोज में कितना ऑक्सीजन होता है? तो 6। याद रखिएगा 3 फार्मूला, 3 क्वेश्चन इसको से बनेगा, फार्मूला याद रखिएगा। तो C6H12O6 समझे। ग्लूकोज का सूत्र ही पूछ देगा, पूछेगा ग्लूकोज में कितने कार्बन? तो 6। कितना हाइड्रोजन? 12। कितना ऑक्सीजन? 6। यानी कार्बन कितना? 6 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखिए मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। समझ गए, इसको याद रखिएगा 2। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। समझ गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्रिय दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।